हेलो बच्चों, स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, एक बार फिर परिस्थितियां बहुत अधिक विपरीत हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, अपना आत्मविश्वास बना के रखना है। और मेरा आप सभी को ये एक सुझाव मान लें या एक निवेदन मान लें कि आप तुरंत स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज को ज्वाइन करें। समय अपनी गति से चल रहा है, आप लोग पीछे रह जाओगे, बाद में पछताओगे। आज हम 12th में एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। राजस्थान बोर्ड इस बार एनसीईआरटी के सिलेबस को ही फॉलो करेगा। तो एनसीईआरटी का एक अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जीवों में जनन। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं नमन करना चाहूँगा प्रोफेसर पंचानंद महेश्वरी साहब को। ये एक बहुत ही फेमस बॉटनिस्ट रहे हैं और इन्होंने प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महेश्वरी साहब का जो जन्म हुआ था वो राजस्थान के जयपुर ज़िले में 1904 में हुआ था। ये हायर एजुकेशन के लिए इलाहाबाद चले गए और इलाहाबाद में इन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की गई। इन्होंने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पर काम किया। इन्होंने इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन के ऊपर काम किया और एक हिंदुस्तान में इनका और भी बहुत बड़ा योगदान कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो बॉटनी डिपार्टमेंट की स्थापना जो की थी वो महेश्वरी साहब की ही देन है। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने इन्हें फेलोशिप प्रदान की, जिसको वहाँ पे एफआरएस कहा जाता है। जैसे अपने CSIR JRF देता है, ऐसे वहाँ पे जो फेलोशिप है उसको वहाँ एफआरएस बोलते हैं, फेलो रॉयल सोसाइटी। ठीक है। 1964 में जो एनसीईआरटी की हायर सेकेंडरी की जो फर्स्ट बायोलॉजी की बुक थी, उसका जो फर्स्ट एडिशन था वो जो पब्लिश हुआ, जो उसका प्रकाशन हुआ, वो इन्होंने ही किया है ना। यानी कि एक बहुत बड़ा योगदान है ना बायोलॉजी के क्षेत्र में, या ये हम कहें कि वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में महेश्वरी साहब का रहा है। ठीक है। तो मैं एक बार पुनः इनको नमन करता हूँ। अब हम आते हैं सजीवों में प्रजनन पे। ठीक है बच्चों, जो रिप्रोडक्शन है, अब आपको पता है प्रत्येक सजीव अपने समान एक नए सजीव को पैदा करता है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। प्रत्येक सजीव में गुण होता है कि वो अपने समान संतति पैदा करता है, इसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। जो सजीव पैदा कर रहा है, यानी कि जो संतति पैदा कर रहा है, उस सजीव को तो बोलेंगे हम जनक, वो तो पेरेंट्स हो गए। और जो पैदा होने वाले सदस्य हैं वो उसकी ऑफस्प्रिंग या उनको हम संतति कहेंगे। ठीक है ना। तो आप एक बार इस डेफिनेशन को देख लें। जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक विकसित जीव अपने समान नए जीव को जन्म देता है। तो जो नए जीव को जन्म दे रहा है उसको तो आपने क्या कहा, पेरेंट, वो तो जनक हो गया। और जो उत्पन्न होने वाले जो सजीव हैं, जो नए जीव उत्पन्न होंगे, उनको हम कहेंगे संतति। एक बार आप यहाँ दोबारा देखें, एक और डेफिनेशन है, प्रत्येक जीव में अपने समान संतति पैदा करने का गुण पाया जाता है। इस घटना को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है ना। ये चीज़ें हम छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। रिप्रोडक्शन आपने खूब अच्छे से पढ़ रखा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। ठीक। अब एक एनसीईआरटी में एक टॉपिक दे रखा है, लाइफ स्पान या जीवन अवधि। ठीक है। जब कोई सजीव जन्म लेता है और उसके बाद धीरे धीरे करके वो अपनी एज को पूरी करता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है ना। तो जो बर्थ है उससे लेकर जो डेथ तक का जो समय है,
इसी को हम बोलेंगे लाइफ स्पान या जीवन अवधि, ठीक है ना। अब एनसीईआरटी में कुछ सजीवों के लाइफ स्पान के बारे में दिया हुआ है, कुछ सजीवों की जीवन अवधि दे रखी है, एक अनुमानित जीवन अवधि दे रखी है, ठीक है ना। जैसे पहले मनुष्य की जो एक अनुमानित औसत जीवन अवधि थी उसको 100 ईयर माना जाता था। धीरे 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 करके वो रिड्यूस होती चलेगी। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स भी उस पर काम करते हैं, है ना। यहाँ कुछ सजीवों की लाइफ स्पान दे रखा है ना। मैं एक बार आपको कुछ बुक के अंदर ब्लैंक छोड़ रखे हैं कॉलम्स, आप उनको भी फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ जो अनुमानित जीवन अवधि दे रखी है वो एलिफेंट की दे रखी है। एक हाथी का जो एक जीवन काल होता है वो लगभग 60 से 90 साल का होता है, ठीक है ना। एलिफेंट मेमेलिया का प्राणी है ना। और जो अफ्रीकन एलिफेंट है लॉक्सोडोंटा, ठीक, ये पृथ्वी पर जो स्थल पर रहने वाले जो प्राणी हैं उनमें सबसे बड़ा जीव है। और एलिफेंट की जो एक एडल्ट स्टेज शुरू, यानी कि जब वो रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करता है, यानी कि जब वो एडल्ट स्टेज में आता है, वो होता है अबाउट 30 ईयर, यानी कि वो लगभग 30 साल में बच्चे पैदा करना शुरू करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ दोनों तरह के दे रखे हैं, प्लांट्स भी दे रखे हैं और एनिमल्स भी दे रखे हैं। अब हम बात करें रोज, गुलाब का जो पौधा है उसकी अनुमानित जीवन अवधि होती है 5 से 7 साल, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद में है डॉग, कुत्ते की जो जीवन अवधि होती है वो 25 से 30 साल की होती है। हालांकि बहुत सारी स्पीसीज़ हैं डॉग्स की जो 10 या 15 साल के आसपास भी मर जाती हैं, लेकिन एक जो एवरेज निकाला गया है उसके अकॉर्डिंग ये कुत्ते की अनुमानित जीवन अवधि होती है वो 25 से 30 साल होती है, ठीक। जो बटरफ्लाइज़ हैं वो 1 से 2 वीक जीती हैं, तितलियाँ 1 से 2 हफ्ते जीती हैं, ठीक है। इसके बाद कोआ है, कोआ लगभग 15 साल जीता है, ठीक है ना। आपने 11th में पढ़ा था कोरवस स्प्लेंडेंस, इंडियन जो क्रॉ है उसका ये जोलॉजिकल नेम है। इसकी स्पीसीज स्प्लेंडेंस है और इसकी जो सब स्पीसीज है वो भी स्प्लेंडेंस है। तो इसको ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम बोलते हैं कोरवस स्प्लेंडेंस। नाउ नेक्स्ट बनाना है ना, ये लगभग 25 साल इसकी पौधे की जीवन अवधि है। बनाना में प्रकंद होता है और उससे एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है, यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पाया जाता है। एक काऊ, गाय 20 से 25 साल जीती है। तोता 140 साल इसकी जो अनुमानित जीवन अवधि है। इसकी बहुत सारी स्पीसीज हैं जो लगभग 140 वर्ष तक जीती हैं। मगरमच्छ लगभग 60 साल तक जीता है। और जो घोड़ा है, यहाँ घोड़े की जो जीवन अवधि है वो है अबाउट 60 ईयर, ठीक है ना। ड्रोसोफिला यानी कि फल मक्खी अबाउट 2 वीक, 2 हफ्ते। धान का जो पौधा है वो 3 से 4 महीने। कछुआ 100 से 150 साल, ठीक है ना। टर्टल है, कछुआ रेप्टिलिया का सदस्य है। बेनियान यानी कि बरगद का जो वृक्ष है वो 200 से 300 साल जीता है। अपस्तानिक रूट्स पाई जाती हैं, है ना, और ये इसको सपोर्ट प्रदान करती हैं, ठीक है ना। तो ये तो बात हुई एक अनुमानित जीवन अवधि की। बहुत सारे ऐसे सजीव हैं जिनकी नेचुरल डेथ होती नहीं है, ठीक है ना। अभी हम इसके बारे में डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तो मैंने आपको इतना बताया है। महेश्वरी साहब के जो योगदान था वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया और हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन करी। मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। रिप्रोडक्शन की जो परिभाषा है, जो जनन की परिभाषा, आपको सबको पता है जनन सजीवों का एक अति विशिष्ट गुण है, ठीक। अब आप देखें, जनन एक जैविक प्रक्रिया है, ठीक है ना।
डेड पार्टिकल के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होगा। सबको पता है, 11th में पढ़ के आए हो, ठीक है ना। जिससे एक विकसित जीव अपने समान नए जीव को जन्म देता है। जन्म देने वाले जीव जनक कहलाएंगे और जो पैदा हुए उनको हम संतति बोलेंगे, ठीक है ना। एक और डेफिनेशन और सिंपल डेफिनेशन है और सरल परिभाषा है इसकी। प्रत्येक जीव में अपने समान संतति पैदा करने का गुण पाया जाता है। इस घटना को जनन कहते हैं, ठीक है ना। अब अनुमानित जीवन अवधि कुछ की है, या हम ये कहें जीवन अवधि कहें किसे, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो काल है ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय है उस जीव की जीवन अवधि कहलाता है। ये आप याद कर लीजिएगा जो कुछ अनुमानित जीवन अवधि हमने यहाँ लिखी हुई है, ठीक है ना। अब मैंने आपसे ये कहा था कि कुछ जीवों की डेथ होती ही नहीं है, मरते ही नहीं हैं, ठीक है ना। तो इनको हम इमॉर्टल मानते, अमर मानते हैं, ठीक है ना। एक कोशिकीय जो जीव हैं, जो यूनिसेलुलर जीव हैं, हम ऐसा मानते हैं कि उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक अमीबा है, ये सिंगल सेल का एनिमल है ये, ठीक है ना। अब ये सेल हम ये कहें, मान लो ठीक है आपने कोई केमिकल डाल के मार दिया, वो तो एक अलग हो गया, वो तो एक इंड्यूस मामला हो गया, ठीक है ना। लेकिन आप ऐसे बात करो कि मान लो ये सेल मरने वाली है, ये ख़त्म होने वाली है, लेकिन इसने क्या किया, इस सेल ने तुरंत ही बाइनरी फिजन कर लिया, द्विभाजन कर लिया, 2 सेल्स बन गई। तो अब ये सेल मरी कहाँ, ये तो वापस से 2 सेल्स हो गई। तो हम ऐसा कहते हैं कि जिन सजीवों के अंदर जो सोमेटोप्लाज्म और जो जर्म प्लाज्म ये दोनों डिवाइड नहीं होते, उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती, है ना। और जो बहुकोशी के जीव हैं उनमें जो शरीर होता है, जो उनकी बॉडी होती है, वो सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म के अंदर डिवाइड होती है। तो सोमेटोप्लाज्म की तो डेथ हो जाती है और जो जर्म प्लाज्म है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर चला जाता है, वो अगली पीढ़ी के अंदर चला जाता है। तो आज हमने बहुत ही ब्रीफ में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, है ना। रिप्रोडक्शन सजीवों में किस प्रकार से होता है, किस में सेक्सुअल होता है, किस में सेक्सुअल होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों एक बार मैं फिर ये कह रहा हूँ कि अभी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और अब ये बहुत रैपिडली, बहुत तेज़ी से जो कोर्स है ये चलता रहेगा। आप तुरंत ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें और अपना समय नहीं गंवाएं, ठीक है ना। एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने पिछली बार जो आत्मविश्वास बना के रखा है ना, उसके लिए। तो यही उम्मीद के साथ कि आप इस बार भी आत्मविश्वास बना के रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।